गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री U0 ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम एवं राष्ट्रीय एकीकरण विभाग केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो। उप मुख्यमंत्री विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जाए। उप मुख्यमंत्री गलियों में खड़ी गाड़ियों के न किए जाएं अनवाश चलान। उप मुख्यमंत्री ग्रीन बेल्टों पर अवैध कब्जे और अवैध कॉलोनियों में प्लाटिंग करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम एवं राष्ट्रीय एकीकरण विभाग उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने आज कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारीगण सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें। गांव, गरीब, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद को सर्वश्रेष्ठ विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए हम सब मिलकर इस जनपद को नंबर 1 पर लाने का काम करें। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने जनपद की विशिष्ट उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेता दिया कि वे जनता की समस्याओं से कतई मुंह न मोड़े एवं जनहित में जो हो सकता है उसे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करें। उप मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम अधिकारियों से पूछा कि 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा कई मामले उठाए गए थे। उनमें से क्या कोई प्रकरण अभी तक लंबित है? राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उक्त बैठक का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि इसे आज आहूत हो रही बैठक के कार्यव्रत में सम्मिलित करें। उन्होंने पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को कहा कि गलियों में खड़ी गाड़ियों के अनावश्यक चालान न किए जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग का परिचय देते हुए जनहित में किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए। छोटे छोटे झगड़ों आदि में आपसी सुलह समझौते के आधार पर उन्हें पाबंद न किया जाए। यदि किया जाए भी तो बहुत आवश्यक होने पर जेल भेजा जाए तथा अच्छी पुलिसिंग के तहत जनसामान्य की समस्याओं को कम करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद जनपद के पार्कों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इंदिरापुरम स्थित पार्क को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने वैशाली से मोहनंगा तक मेट्रो कनेक्टिविटी के संबंध में निर्देशित किया कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनमानस को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने GDA की तुलसी निकेतन कॉलोनी के जर्जर भवनों को लेकर निर्देशित किया। 3 अधिकारियों की कमेटी गठित करते हुए जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस के माध्यम से सुझाव लेकर इसका निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की समस्याओं के संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त मेरठ मंडल मेरठ को निर्देशित किया कि जनपद गाजियाबाद व जनपद गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों के साथ बैठक करें और समन्वय बनाकर कार्ययोजना तैयार करते हुए शासन को अतिशीघ्र प्रस्ताव भेजे ताकि प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि क्षेत्रीय लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं से संबंधित जो शिकायतें आए अधिकारी उनका तुरंत निराकरण करें। यदि कोई ढिलाई या भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की तबाह हुई फसल का मूल्यांकन कर शासन को रिपोर्ट देने को कहा ताकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में अवगत कराया कि विद्युत सिंचाई नलकूप के संबंध में नई नीति शासनादेश के अनुसार अब नलकूप धारकों को बिजली का पूरा पैसा माफ होना है। इस संबंध में तैयारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए। लालकुआं पर सड़क चौड़ीकरण NHAI द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि सड़क चौड़ीकरण में मानवीयता का ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित कर लें कि दुकानदारों की दुकानों का अधिक नुकसान न होने पाए। उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सभी अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर उनके साथ नियमित बैठक करने को निर्देशित किया। सभी अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनकर यथासंभव समाधान निकालने की कोशिश की जाए। उन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लालकुआं व भोजपुर के चुड़ियाला गांव में जनपदवासियों द्वारा कट बनवाने की मांग पर कहा कि इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। इसके लिए NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोई न कोई विकल्प जरूर निकालें। उन्होंने कहा कि लालकुआं पर कट बन जाने से पूरे जनपद के लोगों का आवागमन सुगम होगा और जिले की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनमानस द्वारा शिकायत का संदर्भ लेते हुए मुरादनगर शमशान घाट हादसे के बाद से अब तक पड़े मलबे को हटाने के लिए निर्देशित किया। लोनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल निकासी की समस्याओं के संबंध में नगर पालिका परिषद लोनी, आवास विकास परिषद एवं UP-SIDA आदि विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस संबंध में शासन को पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, नगरीय एवं ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा करते हुए समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जनसामान्य की शिकायत के मद्देनजर नगर पंचायत फरीदनगर में कांशीराम आवासीय योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मकानों की जर्जर स्थिति के संबंध में एवं आवंटन से शेष रहे आवासों का आवंटन कराए जाने के निर्देश पीओ डूडा को दिए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई खेल नीति के तहत मेरठ तिराहे पर स्थित महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक एवं सौंदर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उप मुख्यमंत्री ने साहिबाबाद में प्रस्तावित 100 बेड के सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर शीघ्र कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल निर्माण में जमीन उपलब्धता के संबंध में आवास विकास परिषद को निर्देशित किया कि शीघ्र जमीन सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों व अवैध कॉलोनियों में प्लाटिंग की शिकायतों को लेकर नाराजगी जताई और निर्देशित किया कि कहीं भी अवैध कब्जे की शिकायत न मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रैपिड रेल मार्ग के दोनों तरफ कमर्शियल एक्टिविटीज को डेवलप किया जाए ताकि राजस्व वृद्धि के साथ साथ अवैध कब्जा न होने पाए। उन्होंने अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन वितरण के संबंध में डीएसओ को निर्देशित किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुँचाया जाए। जनपद में औद्योगिक विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए धरातल पर काम प्रारंभ कराया जाए। विगत माह लखनऊ में आयोजित किए गए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश भर में जनपद गाजियाबाद से सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए उद्योग से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए निवेशकों के सम्मुख जो परेशानियां आ रही हैं उनका तत्काल निस्तारण कराते हुए निवेशकों के उद्यम की स्थापना कराई जाए ताकि जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक विकास को और गति प्रदान की जा सके। उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद में 3274 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए, जिसके तहत 1,06,697 करोड़ को निवेश प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित इस निवेश से 6,36,673 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने का अनुमान है। उप मुख्यमंत्री 6 माह के भीतर ही 74 एमओयू को धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। 20,190 निवेशकों से बात चल रही है और अगले 6 माह के भीतर यह भी धरातल पर उतरे दिखाई देंगे। जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जनपद में संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, पीएचसी, उपकेंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर की व्यवस्था के बारे में सीएमओ से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी उपकेंद्रों को अच्छे ढंग से क्रियाशील किया जाए। जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों यथा जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उपकेंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यथा दवाएं, डॉक्टर एवं अन्य संसाधन रखे जाएं तथा मरीजों आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, किसी भी दशा में एक भी दवा बाहर से न लिखी जाए। उपकेंद्रों पर मरीजों को नियमित रूप से देखा जाए। जनपद में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि के जो भी पद रिक्त हैं उनमें जनपद स्तर पर ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विज्ञापन निकालकर उनको तत्काल भरा जाए, कोई भी पद खाली न रहे। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर ऐप कार्यक्रम का प्रचार किया जाए। इसके अंतर्गत प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों के माध्यम से भी गर्भवती महिलाओं आदि की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ज्ञात हो कि इसके अंतर्गत प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों में लगने वाली फीस का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि 100% पात्र व्यक्तियों का अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाकर उसे एक्टिवेट कराया जाए। इसके अतिरिक्त बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग बंधु बैंकर्स कमेटी की बैठकों का विवरण, वृद्धावस्था, किसान पेंशन, पति की मृत्यु उपरांत महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण वितरण, श्रमिकों को का विवरण, पशुपालन विभाग की योजनाएं, गेहूं, धान क्रय, खाद बीज की उपलब्धता, रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति, जिला व तहसील मुख्यालय को 4 लेन व 2 लेन सड़कों से जोड़ने की योजना, आयुष्मान कार्ड, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सालयों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का विवरण, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सचिवालय का निर्माण, गांव में तैनात कार्मिकों की उपस्थिति, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि वितरण व उनके पुनर्वास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक फ्री शहर के तहत किए जा रहे प्रयास व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की समीक्षा, ऑपरेशन कायाकल्प, जनपद में राजस्व संग्रह, जीएसटी, आबकारी, स्टाम्प परिवहन, खनन की स्थिति एवं वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयास, जन शिकायतों का निस्तारण, सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस, थाना दिवस, ब्लॉक दिवस, तहसील दिवस के कार्यों की समीक्षा, निर्माणाधीन परियोजनाओं आदि विभाग की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को 100% प्राप्त करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद, महर्षि कश्यप के जयकारों से गूंजा रामलीला मैदान। मंत्री नरेंद्र कश्यप की अगवानी में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के सामने जुटे हजारों कश्यप समाज के बंधु कार्यक्रम को मंत्री नरेंद्र कश्यप के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। समाज के लोगों से बोले मंत्री कश्यप, तुम ही मेरी शक्ति और सामर्थ। घंटाघर रामलीला मैदान में बुधवार को महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ धूमधाम से मनाई गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, बाबूराम निषाद, महापौर आशा शर्मा, सदर विधायक अतुल गर्ग, मुरादनगर विधायक जीतपाल त्यागी, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, एमएलसी दिनेश गोयल, मोदीनगर विधायक मंजू शिवाज, सत्येंद्र सिसोदिया अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा आदि की मौजूदगी में किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि की सृजना में दिए गए महायोगदान की यशोगाथा हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों एवं अन्य अनेक धार्मिक साहित्यों में भरी पड़ी है, जिसके कारण उन्हें सृष्टि के सृजक उपाधि से विभूषित किया जाता है। महर्षि कश्यप पिघले हुए सोने के समान तेजवान थे। उनकी जटाएं अग्नि ज्वालाएं जैसी थीं। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। महर्षि कश्यप ने अधर्म का पक्ष कभी नहीं लिया, चाहे इसमें उनके पुत्र ही क्यों न शामिल हों। महर्षि कश्यप राग द्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान और प्रजापालक थे। वे निर्भीक एवं निर्लोभी थे। कश्यप मुनि निरंतर धर्मोपदेश करते थे, जिनके कारण उन्हें महर्षि जैसी श्रेष्ठतम उपाधि हासिल हुई। समस्त देव, दानव एवं मानव उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, पिछली सरकारों ने नग्न तांडव किया। पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों और दलितों को वंचित किया गया। सभा में पता चला कि आजादी के बाद भी कई जातियों को विकास योजना का लाभ नहीं मिला। हमने समग्र गांव योजना के साथ साथ विकास कार्य किया। पिछड़े वर्ग के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के हकों की रक्षा करना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा है तब तक पिछड़ों का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। भाजपा मजबूती के साथ पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है और ओबीसी को उनका हक दिलाकर ही रहेगी। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की नाकाम कोशिश कर रही है। सपा की पिछड़ी राजनीति एक जाति तक सीमित रही है, उन्हें इस अहम मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आरोप लगाया कि पिछड़ों का वोट लेकर केवल अपने परिवार का भला किया है। पिछड़ों की कमाई से अपने परिवार को मलाई ही उनकी विचारधारा रही है। इसलिए भाजपा सरकार ने तय किया है कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ को लेकर की गई तैयारियों को देख डिप्टी सीएम ने कहा कि आज गाजियाबाद भगवा रंग में रंग गया है। जिस तरह से गाजियाबाद में महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है, इस तरह का भव्य आयोजन पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला। मंच से लेकर पंडाल तक कार्यकर्ताओं और जनता की भीड़ देख मुस्कुराते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस भव्य कार्यक्रम में मुझ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए भाई नरेंद्र कश्यप का आभार व्यक्त करता हुआ उन्होंने कहा, इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने की जिम्मेदारी पिछड़ी जातियों के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की है। मौर्य ने कहा कि विपक्षी लोग पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हालांकि देश और दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। उन्होंने पिछड़ों को बधाई दी कि उन्होंने देश के सर्वमान्य नेता को प्रधानमंत्री बनाया और आगे भी बनाएंगे। भगवा रंग में रंगा गाजियाबाद। महर्षि कश्यप जयंती को लेकर जिस तरह से तैयारी की गई थी, उन तैयारियों से गाजियाबाद भगवा रंग में रंग गया। रामलीला मैदान में 1 लाख वर्ग फुट का विशाल टेंट, शहर के प्रमुख बाजारों में एवं विभिन्न मार्गों पर भगवा रंग के गेटों के माध्यम से पूरा शहर एक दुल्हन के रूप में सजा। विशाल मंच की व्यवस्था और दूर बैठे लोगों के लिए एलईडी के माध्यम से मंच का सचिव चित्रण, भगवान महर्षि कश्यप की लीलाओं का भी वर्णन। पंडाल में लगभग 25,000 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्थाएं और उनके खानपान को लेकर सर्वोत्तम व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ जायसवाल प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा एवं डॉक्टर सागर कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप निषाद संगठन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ललित जायसवाल, अतुल जैन, अनिल सांवरिया, संजीव गुप्ता, संजीव शर्मा, गोपाल अग्रवाल, राजवीर कश्यप, ऋषिपाल कश्यप, कृष्णपाल कश्यप, जीतपाल कश्यप, ओम प्रकाश कश्यप, थान सिंह कश्यप, संदीप कश्यप जी, संजीव कश्यप, मुकेश कश्यप, सिद्धार्थ कश्यप, आशुतोष कश्यप, सचिन कश्यप, विशाल कश्यप, अर्पण कश्यप, शिवमंगल साहू, नवनीत गुप्ता, राजेश शर्मा, राजेंद्र पिथोरिया, विनोद त्यागी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में है। विकास संगठन के सभी पदाधिकारी और मंच के सम्मुख देवतुल्य सभी भाई बहनों, जिन्होंने हम सब के आह्वान पर भगवान महर्षि कश्यप के महाकुंभ में शामिल होकर हम सब मंच का आप सबका खर्च न करते हुए आदरणीय उद्बोधित करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। मानवर के बाद भी मंच चलेगा, वक्ताओं का क्रम चलेगा। मेरी आग्रह है आपसे कि आपको जाना नहीं है। डिप्टी सीएम जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब वक्त खत्म हो गई है।
और जिन भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती के इस समारोह में हम सब इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, कराने का काम किया। ऐसे श्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे भारत सरकार में मंत्री और इसी गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, उनका भी आगमन हो गया है। महानगर और जिले के अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, श्री दिनाम है, समय के अभाव के कारण संपूर्ण मंच को, और मंच को ही नहीं, मंच के सामने बैठे हुए इस जनसैलाब को भी, भगवान महर्षि कश्यप की संतानों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार जय श्री राम करता हूँ। और आगे यह सभा चलती रहेगी, उसमें बहुत सारे लोग बताएंगे जिनके संतान के रूप में भाई वहां भी बड़ी संख्या में, सबके सामने यह कहना चाहता हूं, अगर इधर दाहिनी ओर देखे दिल्ली में किसकी सरकार है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे शक्तिशाली सरकार है, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता के नेतृत्व में सरकार है। और अगर आप लखनऊ की ओर देखें तो लखनऊ में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अपना डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार का लक्ष्य क्या है, सबका साथ सबका विकास। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे ऐसे हमारे साथियों को, कोई आज लोकसभा में है तो कोई राज्यसभा में है, कोई विधानसभा में है तो कोई विधान परिषद में है, कोई भारत सरकार में मंत्री है तो कोई उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ, आप सबके परिश्रम, आप सबके समर्थन, आप सबके आशीर्वाद से बढ़ा है और बढ़ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको प्रणाम करता ही हूं, अभिनंदन करता ही हूं। लेकिन आज कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, 2024 अभी तो बीच में नगर निकाय का चुनाव है, मुझे विश्वास है कि आप सब उसमें तो सफलता प्राप्त करोगे ही, लेकिन 2024 का ऐतिहासिक चुनाव है। जो गरीब, जो किसान, जो मजदूर, जो पिछड़ा, जो अनुसूचित, या सब जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आज यह सब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो सारा विपक्ष बौखला रहा है। उनको लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले का बेटा, ओबीसी वर्ग से आने वाला, या देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी जी उनके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके जिस भाषा का प्रयोग किया है, क्या उसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या दोनों हाथ बढ़ाए बताइए, बर्दाश्त किया जा सकता है क्या? मोदी जी का अपमान क्या ओबीसी का अपमान नहीं है क्या? दोनों हाथ बढ़ाए बताइए, मोदी जी का अपमान हर एक पिछड़े वर्ग का अपमान है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर के कांग्रेस को इतिहास के पन्ने में दर्ज करने का काम करेगी। जो कांग्रेस के समर्थक दल है या जो भी है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो जाओगे कि जो देश को आज दुनिया में एक ताकत बना करके खड़ा किया है, जिसने भारत के गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है, जिसने भारत के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिसने भारत के युवाओं को भारत का भविष्य निर्माण करके देने का काम किया है, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम किया है, जिसने मेरी मातृशक्ति बैठी है, वो स्वयं जानती होगी जब से 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी है। आप सबको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, महिलाओं का जितना सशक्तिकरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद और 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जितना मेरी माताओं बहनों का सम्मान, आमदनी, शिक्षा, हर क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है,
60 साल में ना तो कांग्रेस ने किया और ना 15 साल में सपा और बसपा वालों ने किया, केवल आपका वोट लेने का काम करते थे। मुझे यह भी मालूम है आज की सम्मेलन में केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं, यहाँ हरियाणा वाले भी हैं, उत्तराखंड वाले भी हैं, दिल्ली वाले भी हैं और भी कई राज्यों से जो लोग आए हैं। उनका उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके ही परिवार का सदस्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की धरती में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आप सबको यह कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, और सवाल भी करना चाहता हूं, 2014 के पहले का हिंदुस्तान और जब से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान, इसमें फर्क आया है कि नहीं आया है? दोनों हाथ में बताओ, फर्क आया है कि नहीं आया है? 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, बताइए इसमें फर्क आया है कि नहीं आया है? दोनों हाथ में बताइए, फर्क आया है कि नहीं आया है? और ये फर्क इसलिए आया है, मैं एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन राष्ट्रीय कार्य समिति में सुन रहा, उन्होंने तमाम योजनाओं का, जैसे हम गांव में जाते हैं बखानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो हम सब काम कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा यह सब काम मैं नहीं कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 मैंने नहीं हटाई है, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मैंने नहीं बनवाया है, 3.5 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मैंने नहीं दिया है, 6,000 रुपया साल में जो किसान है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मैंने नहीं दिया है, महिलाओं का सशक्तिकरण मैंने नहीं किया है, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक मैंने नहीं किया है, गरीबी मिटाओ का नारा देकर के केवल गरीब को गरीब बनाने का काम करने वाले चले गए और भ्रष्टाचार में तो भारत आज आगे बढ़ा, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। मैं चौंक रहा था कि क्या बात है, उन्होंने कहा मैं सुनने के लिए बेताब था कि आगे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। उन्होंने अगली बात जो कही वह सुन करके आपको भी लगेगा कि ऐसा प्रधानमंत्री शायद दुनिया के किसी देश के भाग्य में नहीं है जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। उन्होंने कहा यह सब जो अच्छा से अच्छा काम आज हिंदुस्तान में हो रहा है वो मैंने नहीं किया है, मेरे देश के गरीबों ने, मेरे देश के किसानों ने, मेरे देश के पिछड़ों ने, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने किया है। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा अगर वो अपने घर से जिस दिन वोट डालना था निकल करके मतदान केंद्र पर नहीं जाते और कमल के फूल की बटन नहीं दबाते तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता और जो काम आज मैं कर रहा हूं वह काम नहीं कर पाता। इसे जो भी काम अच्छा से अच्छा हो रहा है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे आप सब भाई बहनों को जाता है, आप सब किसानों, नौजवानों, माताओं को जाता है। और ऐसा कहने का साहब और कोई नहीं कर सकता मेरे भाइयों बहनों। ऐसा कार्य करके 3.5 करोड़ गरीबों को पक्का घर, 3 साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ, दोनों हाथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये काम किसने किया? वो आपने किया या मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं? करोड़ों गरीबों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा बिना पैसा दिए, वह किसने किया? तो कहते मोदी जी ने नहीं किया, या तो आप सब लोगों ने किया है। जिन घरों में पहले बिजली की रोशनी नहीं पहुंची थी उन घरों में बिजली का कनेक्शन सौभाग्य योजना से किसने दिया? तो मोदी जी कहते मैंने नहीं दिया, बल्कि आप सब लोगों ने कमल की बटन दबाई, खुशहाली की बटन दबाई, विकास की बटन दबाई, देश की सुरक्षा की बटन दबाई, देश के अर्थव्यवस्था की बटन दबाई, इसलिए यह सब हो पा रहा है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कह करके जाऊंगा क्योंकि मुझे समय का अभाव है। मैंने निवेदन किया है नरेंद्र कश्यप जी से कि मुझे चूंकि जाना इसलिए जरूरी है कि कैबिनेट की बैठक, लेकिन आप सबको मैं आह्वान करके जा रहा हूं, मेरे मित्रों, साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे पत्रकार साथी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में, 2024 के चुनाव में ध्यान रखना, जैसे 2019 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, सपा बसपा मिल गए,
यही लक्ष्य था कि कोई दूसरा लक्ष्य था? क्या लक्ष्य था? इनका लक्ष्य था कि मोदी जी को पीएम नहीं बनने देना। क्यों नहीं बनने देना? क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार रोक करके गरीबों के जीवन में खुशहाली के लिए काम करते हैं। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये जितना बड़ा पांडाल है ना, इतने बड़े बड़े पांडाल भर के 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां, सोने की सिल्लियां, चांदी की सिल्लियां, आपके तो और गरीब हैं तो और गरीब बनाने के लिए 60 साल तक इस देश को लूटने का काम जिनने किया, आज उनके हाथ छापा पड़ता है और सब बरामद होता है। सब सोचते हैं कि मोदी जी तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, और कहते भी हैं कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसको भी वसूल करके मैं अपने गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उसे भी योजना बना करके खर्च करने का काम करूंगा। 27 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से बटन दबा करके अलग अलग योजनाओं में आप सबके खाते में अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी भेज चुके। अभी आने वाले 1 तारीख से जो इसमें नलकूप लगाए, किसान कोई है कि नहीं जिनका सिंचाई का, यूपी वाले जो सिंचाई का नलकूप लगाया कि नहीं किसी ने? बाकी गांव में जिनका लगा है उनको बता रहा हूं, अब अभी तक किसानों को आधा बिल देना पड़ता था, लेकिन अब मेरे किसानों का बिल सरकार अदा करेगी और आपको बिना बिजली का बिल दिए सिंचाई का नलकूप चलाने की यह सुविधा क्यों दी गई है कि मेरे किसानों के जीवन में और खुशहाली आए। वह जो पैदा कर, अभी फसल में बहुत नुकसान हुआ है, आज ही मैं जिले की समीक्षा बैठक कर रहा था और कह करके तत्काल सर्वे कराइए, जो नुकसान हुआ है वो मुआवजा बंटवाइए, या कह करके आया हूं। हमारी सरकार किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, नौजवानों के साथ है, मातृशक्ति के उत्थान के लिए समर्पित है। आप सब यहाँ पर भारी संख्या में आए, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आप सब लोगों को अभी और देर तक यहाँ पर अपनी बातें सुनना है, मैं इतना ही निवेदन करके, क्योंकि मुझे जाना है, आप सबको एक बार फिर से भगवान महर्षि जी की जय बोलवाने के लिए दोनों हाथ उठा के बोलिए, भगवान महर्षि कश्यप जी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। यह भी ध्यान रखना, जब जय आप बोलते हो तो बहुत सारे राम द्रोहियों की छाती फटती है। भगवान महर्षि कश्यप जी का जयकारा बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह जयकारा किसी को अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, यह जयकारा